मेरा नाम संजना है। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक किसी ने मेरी तरफ कोई चीज़ फेंकी और वह खुद भाग गया। मैंने देखा तो वह पत्थर में लपेटा एक खत था। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कौन कर सकता है। मुझे कौन खत दे सकता है? कहीं किसी ने धोखे से किसी और की जगह मुझे तो नहीं यह खत दे दिया? मैं सोच में पड़ गई, देखूं या न देखूं। फिर मैंने पत्थर से लिपटा हुआ कागज निकाल लिया और जल्दी से बैग में डालकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही मैं जल्दी से दरवाजा बंद किया और खत पढ़ने लगे। मगर यह क्या? वह कागज तो बिल्कुल खाली था। मुझे बहुत गुस्सा आया। लगा कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। मैंने गुस्से से वह कागज डस्टबिन में फेंक दिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। खाना वगैरह खाकर मैं अपनी छोटी बहन के साथ व्यस्त हो गई। जब कुछ देर के बाद कमरे में वापस आई तो मुझे हैरत हुई कि क्योंकि डस्टबिन में तो खाली थी। मैंने सोचा शायद मेरी माँ ने सफाई की है, तभी वह कूड़ा उठाकर ले गई हैं। मैं इतना ध्यान से नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लगी रही। रात को मैं मेरी माँ को दवाई देने के लिए उनके कमरे में गई, तो वह मुझे वही कागज नजर आया, जो मैंने अपने कमरे के डस्टबिन में फेंक दिया था। वह इस वक्त माँ के कमरे में एक कोने में पड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या मेरी माँ मेरे कमरे में सिर्फ यह कागज लेने के लिए आई थी और इस कागज के टुकड़े का माँ के कमरे में होने का आखिर क्या कारण है। लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा और अपने कमरे में आ गई। हम तीनों बहनें एक ही कमरे में सोया करती थी और माँ दूसरे कमरे में अकेली होती थी। मैंने बहुत बार माँ को कहा था कि आप अपने साथ मुझे या किसी और बहन को सुला लिया करें, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। अगले दिन जाने क्यों मैं कॉलेज से छुट्टी कर ली। मैंने महसूस किया कि मेरी छुट्टी करने की वजह से मेरी माँ काफ़ी परेशान लग रही हैं। वह बार-बार मुझे कह रही थी कि तेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर तू कॉलेज क्यों नहीं गई? अभी भी वक्त है, चली जाओ। छुट्टी मत करो। मैं माँ को हैरानी से देख रही थी, लेकिन मैंने खुद भी नहीं जानती थी कि मेरी छुट्टी करने की वजह क्या है। मैं अपने कमरे में पड़ी रही। माँ कहने लगी कि मैं एक ज़रूरी काम से ज़रा बाहर जा रही हूँ। दरवाजे को बाहर से ही ताला लगाकर जाऊँगी। कुछ ही देर में आ जाऊँगी। तुम परेशान मत होना। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो 10 बज रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि यह सब एक प्लान था। शायद वह कागज़ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी माँ के लिए था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से माँ का रवैया काफ़ी बदला-बदला सा लग रहा था। मैं यह सोचते-सोचते फिर परेशान हो गई और अब अपने आप को डाँटा कि मैं अपनी माँ के खिलाफ इस तरह गलत बातें क्यों सोच रही हूँ। हो सकता है ऐसी-वैसी कोई बात ही ना हो, वह अपनी किसी सहेली से मिलने गई हो। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा ही हो। हम 3 बहनें थीं, हमारा कोई भी भाई नहीं था। हम तीनों के बचपन में ही हमारे पिता ने अपना देश छोड़कर और खुद परदेश चले गए। मैं तब 6 साल की थी और मेरी छोटी बहन 2 साल की, जबकि सबसे छोटी 6 महीने की थी। हम लोग पहले तो दादा-दादी के साथ ही रहा करते थे। मगर जब मेरे पिता बाहर चले गए, तो माँ ने अलग घर ले लिया। हम किराया पर रहने लगे। मुझे अब इतना तो याद नहीं, लेकिन मैं यह ज़रूर जानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी। हम बहनों ने एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया और पापा के साथ भी फ़ोन पर बात होती रहती थी। जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें अपने पापा से मिलने का शौक भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी तक हमारे पापा ने अपने देश के एक चक्कर भी नहीं लगाया। अब आहिस्ता-आहिस्ता उनके कॉल आना भी कम होने लगा। हम शिकवा करते थे, तो हमारी माँ समझाया कि परदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अचानक एक रात माँ हम तीनों बहनों के कहने लगी कि
आज तुम तीनों छत वाले कमरे में सो जाओ। मैं हैरान होकर पूछा, माँ क्यों? तो माँ कहने लगी, बस तुम कोई भी सवाल जवाब मत करो, अपनी बहनों को लेकर ऊपर वाले कमरे में सो जाओ। मुझे घर की सफाई करनी है, फर्श धोना है, तुम तीनों में से कोई भी नीचे ना आए। मेरी छोटी बहनें, दोनों बहनें तो इतनी समझदार थी, बस मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा था, कुछ तो गलत है, ऐसा एहसास हो रहा था। खैर हम तीनों बहनों ऊपर वाले कमरे में ही सो गई। हम छोटे थे तो इतना गौर नहीं किया। पूरा हफ्ता ठीक से गुजरा। फिर संडे की रात दोबारा से वही काम हुआ। माँ हमें आकर कहने लगी कि तुम तीनों छत पर चली जाओ, जाकर ऊपर सो जाओ, मुझे नीचे की सफाई करनी है। मैंने माँ से कहा, आप रहने दे, सफाई कर देती हूँ। तो माँ मुझे घूर कर कहने लगी कि तुम्हें जो कहा है बस वही करो, जाओ अपनी बहनों को लेकर छत पर चली जाओ और कोई भी नीचे मत आना। मैं अपनी बहनों को लेकर ऊपर आ गई। इनके सोने के बाद मैं खुद भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि नीचे जाकर माँ की सफाई में मदद ही कर देती हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि नीचे तो माँ नहीं थी और ना ही कोई सफाई हो रही थी, बल्कि माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था और माँ की अजीबो सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं भागकर डरते हुए ऊपर आ गई। मैंने माँ को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि अब माँ से हमें डर लगने लगा था। इसके बाद हम संडे को ही यही तमाशा होता रहा। माँ हमें ऊपर भेज देती और खुद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और उनके कमरे से सारी रात अजीबो-गरीबो आवाज़ आती रहती। मैं हिम्मत करके एक दो बार माँ से पूछ लिया, लेकिन वह टाल-मटोल करने लगती कि तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं टीवी देखती हूँ, फिल्म लगी होती है, तो शायद इस वजह से तुम्हें यूं ही महसूस होता हो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं सब कुछ भूल गई। मैट्रिक करके लिया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। आजकल मैं थर्ड ईयर में थी और यही कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मेरा बीए हो जाए तो कुछ छोटी-मोटी नौकरी शुरू करके अपने बोझ खुद उठाने शुरू कर दूं। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि फिर से वही सब शुरू हो गया है। जो मेरे बचपन में होता था, तब तो मैं समझ नहीं थी। मुझे सही और गलत का अंदाज़ा नहीं हो पाता था, लेकिन अब मुझे जब सब कुछ याद आने लगा तो मैं समझ गई कि तभी ज़रूर कुछ गलत ही था और आज भी कुछ गलत ही हो रहा है। मगर इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे में अपनी माँ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती और यह भी तो हो सकता है कि मेरी सोच ही गलत साबित हो। तो पहले मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए कि असल में जब माजरा क्या है। माँ की वापसी 2 के करीब हुई थी। वह बहुत खुश लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि माँ मोबाइल लेकर कमरे में चली गई हैं। मैं जाकर देखा तो वह फ़ोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं सुनने की कोशिश की तो शायद माँ दोबारा मिलने की बात कर रही थी। मैंने टाइम नोट कर लिया। वह 2 दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि इस बार तो माँ को रंगे हाथों पकड़ूंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर इतने वर्षों से यह सब छुपी छुपाना क्या चल रहा है। मैं खुद भी नहीं सोचना चाहती थी कि मेरी माँ ऐसी भी हो सकती है। मैं सोच रही थी कि मुझे माँ के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह था कि माँ तो हर वक्त घर पर ही होती थी, तो मैं उनके होते हुए यह काम कैसे कर सकती थी। शायद किस्मत भी मेरा साथ दे रही थी कि अगले दिन माँ ने मुझे कहने लगी कि मुझे सामने वाले पड़ोस के साथ बाजार जाना है, उनके अपनी शादी की शॉपिंग करनी है। हो सकता है हमें काफ़ी देर हो जाए, तुम लोग खाना वगैरह बनाकर खा लेना। इससे अच्छा मौका भला मेरे हाथ क्या कैसे लग सकता था।
मैंने माँ के जाते ही उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और जो चीज़ मुझे मिली वह देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। ऐसा लगा कि कमरे की छत पर मेरे सर पर आ गिरी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी हकीकत मेरी माँ ने हम लोगों से छुपा रखी थी। मेरे बाबा और मेरे माँ के बीच तलाक हो चुका था और इस बात का माँ ने हमें बताया ही नहीं। मैंने ध्यान से तारीख देखी तो हैरत का एक और झटका लगा क्योंकि यह तब की बात थी जब मैं 10 साल की थी। मैं हिसाब किताब करने लगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बाबा एक बार हमसे मिलने इंडिया आए थे तो उस वक्त पापा और माँ के बीच तलाक हो चुका था। इसीलिए शायद वह अलग-अलग कमरों में सोते थे। फिर जो कुछ भी हर संडे की रात हमारे घर में होता था, इसका मतलब था कि वह सभी माँ के तलाक के बाद ही की बातें थी। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? माँ ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। यह बातें छुपाने का मकसद क्या था? मेरे पापा ने भी हमें कुछ नहीं बताया था। बल्कि वह दोनों तो हमारे सामने ऐसे जाहिर करते थे कि इन दोनों के बीच कोई दिक्कत ही नहीं है। तलाक के पेपर को देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं और तलाशी ले सकूं। आखिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? इससे बड़ा सबूत तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। अब मैं इस इंतजार में थी कि जैसे ही कल माँ उस आदमी से मिलने जाएगी तो मैं भी इनका पीछा करूंगी और अपनी आंखों से देखूंगी कि वह कौन शख्स है जिसकी वजह से हमारा घर बिखर गया। माँ का तलाक पेपर मैं वहां पर रख दिया जहां से उठाया था। माँ रात को देर से वापस आई और आगे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन आकर मुझे कहने लगी, अम्मा मोबाइल मांग रही है, शायद उनको फिर से किसी से बात करनी है। मैं उनकी बात सुनने के लिए दबे कदमों उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार सुनाई दे रहा था, शादी अब। सुनकर मेरे रंग उड़ गए कि मेरी माँ क्या दूसरी शादी कर रही है। लेकिन इसके बाद कोई बात समझ नहीं आई। अगले दिन माँ कहने लगी कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मैंने बहाना बना दिया, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नाश्ता करके दवाई खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। मैं पहले ही ताला और चाबी छुपा दी थी क्योंकि माँ जानती थी कि अगर माँ बाहर जाएगी तो वह ताला बाहर से लगा देगी, लेकिन अगर मैं ताला चाबी छुपा दूंगी तो उन्हें मजबूरी में मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं दरवाजे को अंदर से बंद कर लूंगी। यही बात हुआ। बहुत कोशिश के बावजूद भी माँ को ताला चाबी नहीं मिली तो मुझे कहने लगी, उठकर दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही माँ ने गली का मोड़ काटा, मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चोरी छुपे माँ के पीछे जाने लगी। मेरा अंदाजा सही साबित हुआ था। वह एक रेस्टोरेंट में चली गई थी। वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। माँ जाते ही बड़ी खुशी से उससे बातचीत करने लगी और इसके सामने बैठ गई। अब तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। मैं गुस्से से उनके पास चली गई। मुझे अपने सामने देखकर माँ के चेहरे पर हैरत छा गई और पूछने लगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं बदतमीजी से करते हुए कहा कि यह तो आप मुझे बताएंगी, आप यहाँ पर इस गैर मर्द के साथ क्या कर रही हैं। अभी मैं सिर्फ इतनी बात की थी कि माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगाया और रोते हुए कहने लगी कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ के किरदार पर शक करोगी। तो मैं भी चीखते हुए कहा कि शक नहीं करूँ तो क्या करूँ। मुझे आज भी बचपन की वह सारी बातें याद है। हर संडे की रात जो तमाशा आप घर पर दोहराती थी वह सब क्या था, और आप इस गैर मर्द से चोरी छुपे मिल रही हैं, इससे फोन पर शादी की बातें करती हैं। माँ यह सारी बातें सुनकर जैसे ठन सी गई। एकदम से कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया और रोने लगी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ लिया और वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगी थी कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोक लिया और कहने लगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों से मेरे खिलाफ इस कदर गलत बातें भर रखी है। तुम बैठो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। मुझे
अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर माँ कहने लगी, तुम्हारे बाप ने परदेश जाने के कुछ साल बाद ही वहीं एक औरत से शादी कर ली। मैं यह बात जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सी हो गई। वह औरत तुम्हारे बाप को हमसे बात भी नहीं करने देती थी, इसीलिए जब उन्हें मौका मिलता वह छुप छुपाकर हमें कॉल कर लेता था। आहिस्ता आहिस्ता वह भी उस औरत का ही होकर रह गया। इसी दौरान मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब चेकअप करवाया तो पता चला मुझे तो कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली दी कि कीमोथेरेपी करवाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं यह बात बताने के लिए तुम्हारे बाप को फ़ोन किया, लेकिन हमारी बातें उसकी दूसरी पत्नी ने सुन ली और उसे लगा कि यह शायद अब मेरे इलाज के लिए मेरा पति भारी रकम इंडिया ना भेज दे, इसीलिए वह मुझे तलाक दिलवा दिया। मैं खामोश रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के दिमाग में अपने बाप के प्रति गलत विचार पैदा हो। हर संडे की रात डॉक्टर घर जाकर मेरा इलाज करते थे। कीमोथेरेपी से होने वाली तकलीफ इतनी होती थी कि मेरी चीख निकल जाती थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग अपनी माँ को तकलीफ में ना देखो, इसीलिए मैं तुम लोगों को छत पर भेज देती थी। कुछ सालों तक मेरा इलाज जारी रहा और फिर मैं ठीक हो गई। रही बात मेरे सामने बैठे आदमी की, तो यह मेरा मुंह बोला भाई है। बरसों बाद देश वापस लौटा है। बचपन में मैं जब यहाँ हमारे घर पर आता था तो आने से पहले पत्थर में एक कागज लपेटकर फेंकता करता था। उस दिन जब तुम कॉलेज से वापस आ रही थी तो इसे लगा कि मैं ही होंगी, तो मुझे सताने और बचपन की याद ताज़ा करने के लिए इसने ऐसा किया। लेकिन जब इसने तुम्हारी शक्ल देखी तो वह वहाँ से चला गया और फिर मुझे फ़ोन करके बताया मैं इसके बेटे से तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। तभी यहाँ पर इसके बेटे से मिलने आई कि अगर मुझे वह पसंद आया तभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, वरना नहीं। और यही मेरी कहानी है। और तुम जाने क्या क्या समझती रही। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती, किसी से रिश्ता कायम करना होता तो तब ना कर लेती जब मेरी उम्र थी और तुम लोग छोटी थी। अब इस बुढ़ापे में आकर मैं क्या करूँगी। माँ की जुबानी सारी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई। मैं माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं सबक सीख लिया कि आज के बाद किसी के खिलाफ भी गलत विचार नहीं रखना। इंसान अक्सर जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उसी सच मान लेता है, लेकिन वह अधूरा सच होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।